पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हफ्ता, जहां KSE 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स के बिल्कुल करीब 99,623 पॉइंट्स तक ट्रेड हुआ। इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग स्क्रीन्स पर 1 लाख का नंबर देखने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश इस हफ्ते पूरी ना हो सकी। हफ्ते के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 3035 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते का आगाज भी तेजी से हुआ और इन्वेस्टर्स ने खास तौर पर हाई डिविडेंड यील्डिंग सेक्टर्स यानी बैंकिंग और फर्टिलाइजर पर फोकस किया। FFBL और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के स्टॉक्स में इस हफ्ते तकरीबन 15% का इजाफा देखा गया। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने थर्ड कंसेक्यूटिव करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया, जो $349 मिलियन था। इस तरह इस माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $218 मिलियन बनता है। याद रहे कि पिछले माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $1.5 बिलियन का था। करंट अकाउंट सरप्लस की बुनियादी वजह रेमिटेंसेस में इजाफा है, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 7% और सालाना बुनियाद पर 24% ज्यादा रही। दूसरी जानिब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सितंबर के महीने में 1.9% की कमी हुई, जिसकी बुनियादी वजह आयरन, स्टील और केमिकल्स में नेगेटिव ग्रोथ थी। क्या मार्केट की ये रैली सस्टेनेबल है और इकोनॉमिक रिकवरी किन फैक्टर्स पर बेस करेगी? इन सवालात के जवाब के लिए हम बात करेंगे मोहम्मद आसिम से, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं MCB फंड्स के। आसिम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजात, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आसिम साहब, मार्केट की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं। क्या उनका ये डर जस्टिफाइड है? जी शुजा, इन द सेंस इफ़ यू लुक एट स्पेशली भी जो पिछले इस साल में जुलाई से अब तक भी मार्केट कोई 25% बढ़ चुकी है। पिछले जून 2023 से जब से IMF प्रोग्राम हुआ था, आई थिंक कोई 135% के करीब मार्केट अप है, इंडेक्स अप है। एंड दैट मीन्स कि जो सेवरल सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनकी वैल्यूएशंस में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आई है। फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टर, I would suggest that be careful in terms of picking up stocks now, because probably a year ago, 6 months ago, 3 months ago, market was offering probably I would say it was a wholesale market, everything was at very cheap price. But now with recent appreciation, पिछले साल 1.5 साल में जो हमने देखी है, उसके बाद now you have to be more conscious, more careful, more selective, because not every stock of course would offer similar potential. कुछ में optimism की वजह से ज़्यादा जल्दी चीज़ें price in हो गई हैं. There are certain opportunities at the same time which are still offering decent potential upside. So I think if you remain careful in terms of and disciplined in terms of picking stocks, there is still decent upside potential return in the stock market. तो आप समझते हैं कि मार्केट इस तेज़ी को सस्टेन कर सकती है? So sustainability I don't think is in question. Market can still provide a decent return if you have a medium term focus and you are selective, mindful in selecting stocks. I think जो questions थोड़े से rise out हो जाते हैं वो overall political environment पे होते हैं, geopolitical environment पे होते हैं। For instance यूक्रेन क्राइसिस है, वो किसी वक्त फ्लेयर अप ना हो जाए, मिडल ईस्ट क्राइसिस है, वो किसी वक्त फ्लेयर अप ना हो जाए, उसकी वजह से हमारी इम्प्लीकेशंस डायरेक्टली जो है वो कमोडिटी प्राइसेस की सूरत में आती हैं, जिससे हमारी थोड़े से जो बिकॉज वी हैव टू अप्रिशिएट कि जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है इज़ स्टिल इन द इन्फेंसी एंड एट द वेरी इनिशियल स्टेज, एंड इट्स अ वेरी हार्ड अर्न्ड इकोनॉमिक रिकवरी. It needs probably very careful curated approach to build this into a sustainable economic recovery. तो आसिम साहब, जहां आपने इकोनॉमिक रिकवरी की बात की, तो रीसेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अब भी यही दिखा रहा है कि कुछ सेक्टर्स जैसे कि स्टील, आयरन, केमिकल्स में डिमांड पिक नहीं हो रही। तो गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या होंगे? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है would be slow to pick up. एंड विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडर ग्रोथ तो रहेगी. जो आपका सवाल था सिक्लिकल सेक्टर्स में, स्टील में, सीमेंट में, आई थिंक वो तो बिकॉज रियल स्टेट सेक्टर में जो इस वक्त आउटलुक है कंस्ट्रक्शन का या ओवरऑल डिमांड है हाउसिंग की, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रेंड है. एक तो आई थिंक जो गवर्नमेंट के पॉलिसी स्टेप्स थे विच वर इन राइट डायरेक्शन के, उन्होंने जो टैक्सेशन मेजर्स थी उनको अलाइन किया है ऑन द रियल स्टेट सेक्टर. सो वो सेक्टर आई थिंक अभी उन जो टैक्सेशन मेजर से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेगा, तो उधर डिमांड विल बी स्लो टू पिक अप. सो जो आपकी मेजर आई थिंक जो ड्राइवर्स हैं वो आपके एक तो फॉरेन कैपिटल के हो सकते हैं, रेमिटेंसेस के हो सकते हैं, रूरल इकोनॉमी में जो ओवरऑल क्रॉप्स की सिचुएशन है
ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आई थिंक कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस आई थिंक सर्विसेज और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आपने कहा वो उधर ग्रोथ ज़रा थोड़ी अभी म्यूटेड ही रहेगी। अच्छा, यूजुअली इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने से बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स पर भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स अब भी रैली कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बैंक्स में ऑल्दो जो अर्निंग्स डिक्लाइन का इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, सो वो 22% से हमारा ख्याल है कि अगर आप 11-12% की रेंज में लें तो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। और मेरा ख्याल है कुछ बैंक्स, नॉट द एंटायर सेक्टर, कुछ बैंक्स तो अपनी अर्निंग्स में शायद आई थिंक डिक्लाइन ना देखें, बट कुछ बैंक्स की अर्निंग्स में ड्रॉप 30% ये शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट इवन दैट उनका जो पी एडजस्टेड है या उन सालों में जिनमें डिक्लाइन है या लोअर अर्निंग्स हैं उनमें भी जो है वो डिविडेंड यील्ड्स डबल डिजिट्स में आती हैं। सो वो हेल्दी डिविडेंड यील्ड्स एंड विद द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स में नॉर्मल प्ले होता है कि आप की अर्निंग्स डिक्लाइन की वजह से स्टॉक प्राइसेस गिरती हैं, वो आई थिंक इस दफ़ा से नहीं, इस दफ़ा उस तरह से नहीं प्ले आउट होगा। एंड आई थिंक प्रॉबली वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें अभी भी हेल्दी अपसाइड है इन दी स्टॉक मार्केट। अच्छा आसिम साहब, आपका इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेट पर क्या व्यू है? जी सर, आई थिंक इन्फ्लेशन को जिस तरह अगर हम ट्रैक करें, जिस तेज़ी से नीचे आई है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ जे कर्व इन द सेंस अगर हम देखें तो मई 2023 में पीक हुई थी अराउंड 38%, बट उसके बाद मई 2023 में 38% से दिसंबर में ये 24% हुई। अगले 6 महीने में यानी कि जून 24 में ये 24 से 12.5 के लगभग हुई, और अब जो दिसंबर आ रहा है उसमें ये कोई 6% से कम है। सो 38 से 24, फिर 12 और 6, और अब जो मार्च अप्रैल में ये शायद समवेयर अराउंड बॉटम होगी, तो वो तकरीबन कोई 3% या शायद इससे भी कम का नंबर हो। सो इट्स अ शार्प ड्रॉप, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ द बेस इफ़ेक्ट एक रिकवरी आती है जो कि हमारा ख्याल है कि इन्फ्लेशन ऑन मंथली बेसिस कोई शायद 9% के लगभग जून पे रुकेगी। सो इट्स अ शार्प जे कि जो कि एवरेज इन्फ्लेशन आपकी अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें तो वो कोई 7% से भी कम है। सो ये जो ऑफ कोर्स ये जो कर्व है, this of course is very interesting for the monetary policy developments as well. So I think while अगर हम इसकी हायर रेंज ले लें, यानी बाय द जून अगर ये 9% होती है, अगर हम उस पर बेस करें तो भी आई थिंक 3% के रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी मच लाइकली बाय द एंड ऑफ जून। आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स को याद दिला दें कि अगला हफ्ता फ्यूचर्स रोल ओवर वीक है, जहां नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग का आगाज होगा। बुध को टी बिल्स का ऑक्शन होगा, थर्सडे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा आएगा और जुमे को वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ जो 19.6% रहा, कैपको 18.5%, ग्लैक्सो की शेयर प्राइस में 17.9% का इजाफा हुआ, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम 15.6% और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 15.4% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी होंडा एटलस कार की शेयर प्राइस में हुई और ये 10.3% नीचे रहा। सरल 8.2%, टीआरजी की शेयर प्राइस में 7.2% कमी हुई, पाक जेन पावर 6.9% और महमूद टेक्सटाइल की शेयर प्राइस में 6.9% की कमी हुई। और आखिर में सुई नॉर्थ और होंडा कार के रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। सुई नॉर्थ ने इस हफ्ते FY24 के हाफ ईयर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए। माली साल 2024 के थर्ड क्वार्टर में सुई नॉर्थ की अर्निंग्स पर शेयर ₹5.83 रही, जो 62% का इजाफा है। इस तरह 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर ₹16.91 बनती है, जो 28% ज्यादा है। कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। गैस टैरिफ बढ़ने की वजह से सुई नॉर्थ की नेट सेल्स में 18% का इजाफा हुआ। इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से फाइनेंस कॉस्ट में 97% का इजाफा हुआ और ये 131 बिलियन रुपीस रही। कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट 44% रहा, जो पिछले साल 39% था। होंडा एटलस कार के सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर ₹1.80 रही, जो सालाना बुनियाद पर 62% कम है। और इस तरह फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर ₹3.22 बनती है, जो 44% कम है। फर्स्ट हाफ में होंडा एटलस कार की नेट सेल्स में 84% का इजाफा देखा गया। ग्रॉस मार्जिन 6.9% रहे, जो पिछले साल के इसी अरसे में 7.8% थे।
फाइनेंस कॉस्ट में तकरीबन 3 गुना का इजाफा हुआ जो 480 मिलियन रुपीस रहा। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।